नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हट के इस विषय पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो विषय है वो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें सरकार का जो हिस्सा है, शेयर है, वो अबव 95% है। यानी सिर्फ 5%, कहीं पर तो पंजाब सिंध बैंक का तो 98% के ऊपर सरकार का हिस्सा है। वैसे देखा जाए तो एक इंडियन ओवरसीज बैंक है, वो 96% सरकार का हिस्सा है। यूको बैंक में 95% से भी ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक में 93% है और सबसे कम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका 86% है। यानी सरकार का हिस्सा जो यानी मालिकाना हक जो सरकार का है वो ज़्यादा है। वैसे अगर देखा जाए तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी ने दिए हैं, वो है 25%। यानी किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डिंग 25% पब्लिक के पास होना चाहिए, मालिकों के पास नहीं। यानी प्रमोटर्स के पास 75% से ज़्यादा न हो, ऐसा कहा गया है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट मालिकाना हक रखती है, तो उसके लिए 75% से भी ज़्यादा सरकार रख सकती है। लेकिन अभी अभी जो निर्णय लिया है, शायद ये बजट के बाद डिसइन्वेस्टमेंट करना, इस प्रकार की कुछ जो बातें चलती है, उसमें सरकार ने तय किया है कि भाई हम लोग इन 5 बैंक यानी यूको, इंडियन ओवरसीज, सेंट्रल बैंक, पंजाब सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 5 बैंकों का 20% का हिस्सा बेचेंगे, ऐसा तय हुआ है। तो कब होता है वो देखेंगे, लेकिन ये बनने वाला है, ये तय है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही विचित्र बात हम लोग सुनने जा रहे हैं। नास्कॉम टेक्नोलॉजी लीडर्स फोरम, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो इस फोरम के बैनर के नीचे इकट्ठा होते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। तो इस बार उन्होंने जो चर्चा की है वो चर्चा थी किसी भी कंपनी का कर्मचारी कितने घंटे ऑफिस में काम करेगा। लेकिन ये चर्चा 2 भाग में चली गई। किसी सीईओ ने कहा कि भाई ये कितने घंटे वाला विषय है, वो कोई महत्व का नहीं है, परिणाम क्या है, यानी उससे आउटकम क्या होने वाला है, नतीजा क्या होगा, उसके ऊपर आप देखो ना, कितने घंटे ये मत देखो। लेकिन शायद आप बहुत समय से जानते होंगे कि नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के सीईओ है, वो शायद 1-2 साल से मैं सुन रहा हूँ, वो तो आज भी वही रट लगा कर बैठे हैं। और वो उन्होंने इस फोरम में कहा भी कि भाई हर कर्मचारी को एक हफ्ते में कम से कम 70 आवर्स का काम करना चाहिए। आप सोचो, शनि और रवि को छुट्टी होती है, रहा हफ्ते का 5 दिन, 5 दिन में 70 घंटा, यानी रोज का 14 घंटा कम से कम उन्हें ऑफिस में गुजारना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एल&टी के चेयरमैन जो है ना, उन्होंने भी उसमें एक ऐड कर दिया कि भाई रविवार को छुट्टी क्यों, उनसे रविवार को भी हम काम ले सकते हैं, यानी घंटे बढ़ेंगे तो काम ज़्यादा मिलेगा, ऐसी एक मान्यता उनकी थी। ये जो कैप जेमिनी के सीईओ है अश्विन यार्दी करके, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये रिजनेबल नहीं है। अगर रिजनेबल रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में, यानी 5 दिन का सप्ताह होता है, तो इस 5 दिन के सप्ताह में हर दिन
9.5 घंटे काम करना चाहिए, यानी हफ्ते का उन्होंने 70 से कम कर दिया, वो किया उन्होंने 47.5 आवर्स अ वीक। इतना समय तो कर्मचारी को देना ही चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने कहा। लेकिन मोरक्को के एमडी जो है गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, कितने घंटे काम करना चाहिए उसका कोई मतलब है क्या? समय निकालना आदमी की बुद्धि तो होती है, तो वो बैठा तो रहेगा हमारे सामने। कई बार तो हमने ये देखा है कि माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बिठाते हैं। तो एक उदाहरण तो मेरे सामने भी है कि भाई वो बैठा रहता था और सामने कितने बार मैं गिनूं तो 1 मिनट पूरा हो जाता है। इस प्रकार से घंटे में कितना, 2 घंटे में कितना गिनने से होता है। यानी समय निकालना है तो कर्मचारी समय निकाल सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अच्छा ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो परिणाम क्या दे रहा है, नतीजा क्या दे रहा है, उत्पादन क्या आया, आउटकम क्या आया, उसके आधार पर चलना चाहिए। ऐसा ही एमडी गंगाधरन ने कहा कि आधार आउटकम होना चाहिए, न कि कितने घंटे का होना चाहिए। ऐसी ये चर्चा इस फोरम में हुई, ये सोचने जैसा विषय है। आगे बढ़ते, वैसा ही एक महत्व का विषय अभी आया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय स्कूल शिक्षा का जो बोर्ड है, उस बोर्ड में अब निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है कि भाई साल में 10वीं कक्षा की एक ही परीक्षा न लेते हुए 2 परीक्षा ली जाए। वो कब ली जाएगी? पहली परीक्षा होगी 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च, पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक, और उसी साल की दूसरी परीक्षा जो है वो 5 मई से 20 मई तक ली जाएगी। उसका सेंटर भी एक ही रहेगा, जो पहली परीक्षा का सेंटर है वो दूसरी परीक्षा भी होगा। यानी विद्यार्थी को तय करना है कि मुझे 2 परीक्षा देना है या जो एक परीक्षा का मेरे पास परिणाम आएगा वही ठीक है, यानी विद्यार्थी के आधार पर है। क्यों? क्योंकि ये 2 परीक्षा अगर उसे देनी है बोर्ड की, तो बोर्ड उसके पास से ज़्यादा फी लेगा, और ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कही जाएगी। इसमें और कोई स्पेशल परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस प्रकार के कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम को वो पब्लिक डोमेन में डालेंगे, और अभी शायद आजकल में ही आ जाएंगे। उसके बाद में हम ये नॉर्म्स हम पढ़े, और हर 10वीं कक्षा के पालक यानी माँ बाप वो उन्हें पढ़े, और 9 मार्च तक उन्हें फीडबैक देना है कि भाई ये क्या ठीक रहेगा, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के वो राह देखेंगे और बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रकार की एक कल्पना आई है। आगे बढ़ते हैं। ये निवृत्त कर्मचारियों के लिए बात करने वाला हूँ। इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड करके न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के आयुष मिश्रा ने ये चीज़ें कही है, उसके कैलकुलेशंस के आधार पर। उसने कहा कि भाई आजकल महंगाई कम, ये तो भूल जाना चाहिए। ये महंगाई तो अविरत चलने वाला है। हमने 1947 से लेकर आज 2025 तक महंगाई कम हुई है, ये शायद ही कभी होगा। तो उसने कहा है कि महंगाई होने से अपना रुपया घिस जाता है, यानी उसका अवमूल्यन होता है। यानी क्या? उसकी जो खरीद शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो उस खरीद शक्ति कम होने की वजह से हमारा 1 करोड़ रुपया निवृत्ति के समय पर हमें मिलेगा। मान लीजिए करीब करीब 60 इयर्स का एज होगा तो वो निवृत्ति की उम्र होगी। तो इस निवृत्ति की उम्र के बाद शायद ऐसा मान ले कि हम 20 साल और कम से कम जिएंगे। तो इन 20 सालों में उस 1 करोड़ रुपए की खरीद शक्ति कीमत 6% की महंगाई अगर हम मानते हैं, यानी एवरेज अगर 6% की महंगाई है, तो हमारा पैसा 1 करोड़ रुपया जो हमें निवृत्ति के समय पे मिला है, तो वो घिस कर
31 लाख होने वाला है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इस प्रकार के तीनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट का हमें प्लानिंग करना चाहिए। और देश की इकोनॉमी किस ओर जा रही है उसका अवेयरनेस भी, हम उसकी भी जानकारी रखें। उम्र बढ़ रही है, इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से फ्लेक्सिबल विड्रॉवल की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। क्योंकि एक विषय तो हेल्थ केयर का भी है ना, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी गई वैसे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा ऐसा नहीं है। तो उस स्वास्थ्य के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम हमारे इन्वेस्टमेंट में से विड्रॉ कर सकते हैं क्या। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी, जैसे SIP हम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बंद करना है क्या? नहीं, बंद तो बहुत रिमोट केसेस में हम बंद करें, बाकी SIP को हमें बंद नहीं करना चाहिए। हम जब पगार ले रहे थे, जब हम कमा रहे थे, तब भी SIP चालू रहा, तो शायद निवृत्ति के बाद भी, क्योंकि हमारा 1 करोड़ रुपया घिसकर अगर 31 लाख होने वाला है तो उसे बढ़ाना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो महंगाई का दर है उससे ज़्यादा हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें मिलना चाहिए, तो ही हमारा निवृत्ति समय मिलने वाला 1 करोड़ कम से कम 1 करोड़ तो ही रह जाएगा, यानी उसका रुपये का अवमूल्यन वही का वही, यानी 1 करोड़ ही रहेगा। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, वो महंगाई के दर से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम हमारे रुपए के वैसे ही रख सकते हैं। इतनी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।